Hello everyone, welcome back. I am Dharampal Dhaka, your biology educator. I hope all you are doing well. We have completed in previous lecture ABO blood grouping, and today we are going to start with another topic, that is RH grouping or RH factor. RH factor की खोज जो है वो रिसस मंकी में की गई थी, इसलिए इनको RH फैक्टर बोलते हैं। और यह RH फैक्टर इज़ एन एंटीजन फाउंड ऑन RBC। RH फैक्टर मतलब RH का जो एंटीजन है वो भी RBC की सरफेस पे ही होता है। हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, उसमें एंटीजन पढ़े थे, ए एंटीजन पढ़ा था, उसके बाद बी एंटीजन, AB एंटीजन और O एंटीजन वो होता ही नहीं। तो ये सभी जो एंटीजन थे ये RBC की सरफेस पे थे। इसी प्रकार RH जो एंटीजन है वो भी RBC की सरफेस पे ही होता है। RH पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर, एंड RH नेगेटिव मतलब है द अब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। यानी जिस व्यक्ति के ब्लड में RBC की सरफेस पे अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप होगा RH पॉजिटिव। क्या होगा? RH पॉजिटिव। और जिस पर्सन के ब्लड में RBC की सरफेस पे एंटीजन है ही नहीं, RH एंटीजन अब्सेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप होगा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन आर RH पॉजिटिव। यानी वर्ल्ड में 80% ह्यूमन जो मनुष्य है, ह्यूमन है, उनमें RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कितना में? नियरली 80% ह्यूमन में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद जैसे कोई पर्सन RH पॉजिटिव है, यानी उसमें RH फैक्टर है वो प्रेजेंट है, उसका ब्लड हम RH पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। RH पॉजिटिव पर्सन से RH पॉजिटिव पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन RH पॉजिटिव व्यक्ति ब्लड जो है अपना RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले में RH एंटीबॉडी एंड एंटीजन प्रेजेंट है, तभी तो इसको RH पॉजिटिव बोल रहे हैं। और RH नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं है, और जैसे इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो इसमें RH एंटीबॉडी बनेगी जो कि RBC को है ना, RBC और ब्लड का कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी ब्लड रक्त जो है उस व्यक्ति में स्कंदित हो जाएगा। तो इसका मतलब RH पॉजिटिव वाला पर्सन RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इसके अलावा और RH नेगेटिव वाला है वो तो सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके पास RH एंटीजन नहीं है, तभी तो उसको RH नेगेटिव बोल रहे हैं। ये अपना ब्लड RH पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, और RH नेगेटिव है वो RH नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। यानी RH नेगेटिव वाला सभी को ब्लड दे सकता है। किसको? सभी को। हमने पढ़ा था कि O ब्लड ग्रुप है वो होता है सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है। O ब्लड ग्रुप वाला क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर O ब्लड ग्रुप वाला। लेकिन रियली में O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर नहीं है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। O नेगेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे RH जो एंटीजन है वो अब्सेंट है, तभी वो सभी को ब्लड दे सकता है। तो सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है? वो था AB था, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट था, यानी सार्वत्रिक ग्राही था। और सार्वत्रिक ग्राही जो होगा वो होगा RH नेगेटिव, यानी RH नेगेटिव, इसका मतलब AB नेगेटिव वाला क्या होगा? यूनिवर्सल ग्राही। सही है क्या ये? बताओ। AB नेगेटिव मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो कैसे कि AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसका मतलब उसके पास RH एंटीजन नहीं है, तभी तो वो नेगेटिव है। AB का मतलब तो वो सभी से ब्लड ले सकता है, और AB वाला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकता है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि RH नेगेटिव होगा AB के साथ साथ, तभी वो सभी से ब्लड लेगा, या AB पॉजिटिव होगा तब वो सभी से ब्लड लेगा। तो जब उसके पास एंटीजन पहले से ही होगी, RH पॉजिटिव वाले में RH एंटीजन पहले से ही है, और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले में RH एंटीजन नहीं है, तभी तो उसको RH नेगेटिव बोल रहे हैं। लेकिन जब उसने ब्लड लिया किसी पॉजिटिव व्यक्ति से, नेगेटिव वाले ने, तो वो
क्या होगा, उसका ब्लड जो है वो उसका कोअगुलेशन हो जाएगा, यानी ब्लड उसका स्कंदित हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा उसको। इसका मतलब नेगेटिव वाला ब्लड नहीं ले सकता, पॉजिटिव वाला ब्लड सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल ग्राह्य होता है, ध्यान रखेंगे। और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो होता है क्या, यूनिवर्सल डोनर। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। इसके बाद नेक्स्ट जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये क्या है देखो, ये मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, और ये RS पॉजिटिव ये बेबी है इसका। ये मदर कौन है, RS नेगेटिव मदर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मदर की RBC में क्या नहीं है, RBC की सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है। इसका मतलब मदर जो है RS नेगेटिव है। ये बेबी है, ये है RS पॉजिटिव। इसका मतलब इस बेबी में जो ब्लड में उपस्थित RBC की सरफेस पे क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो इससे क्या हो जाएगा देखो, इट इज एन RH incompatibility between the RH negative blood of a pregnant mother और RS positive blood of the fetus। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है असंगत। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि उसमें मदर तो RH नेगेटिव और बेबी है वो RS पॉजिटिव। ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, असंगत है ये। असंगत कैसे है का, RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्सड with the maternal blood in first pregnancy because placenta separate the two bloods। अच्छा, मदर से जो बेबी है, जो फिटस है वो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है, लेकिन मदर और फिटस का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से। तो RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्सड विद द मैटरनल ब्लड इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट बेबी रिसीव किया है और उसके बाद ये डिलीवरी होगी, तब उस समय क्या होगा, वो प्लेसेंटा कट करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। तब जो बेबी है उसका ब्लड है मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे देखो, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। का RH पॉजिटिव ब्लड वाला जो फिटस है ना, RS पॉजिटिव ब्लड वाला फिटस था, जैसे ही वो प्लेसेंटा कट करेंगे डिलीवरी के टाइम, तो बेबी का जो ब्लड है वो चला जाएगा मदर में। किसमें, मदर में। उससे क्या होगा, दिस इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन द मैटरनल ब्लड। माता के रक्त में इससे जैसे ही RH पॉजिटिव वाला ब्लड यहाँ गया, इसका मतलब RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन चला गया साथ में, और जैसे ही एंटीजन आएगा तो अपना बॉडी है वो तो एंटीबॉडी बनाएगी। बोले एंटीजन आया बाहर से, एंटीबॉडी बनाएगा, ब्लड का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो मैटरनल इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा तो वहाँ पे माता के शरीर में ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही सेकंड डिलीवरी का टाइम आएगा, फिर आगे क्या है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर। तो ब्लड, बेबी का ब्लड जैसे ही मदर के ब्लड में गया है तो मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लीक इनटू द ब्लड, फिटल ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द फिटल RBC। आगे वाली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, जब माता सेकंड बेबी को रिसीव करेगी, सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम होगा, तब क्या होगा, जो माता के ब्लड में ये एंटीबॉडी बन गई है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम माता के ब्लड में RS पॉजिटिव ब्लड गया था। तो RS पॉजिटिव ब्लड गया था तो माता ने RH एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया है। और जब सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो वो एंटीबॉडी है वो फिटस प्लेसेंटा के थ्रू किस में जाएगी, भ्रूण में या फिटस में जाएगी। और उससे क्या होगा कि भ्रूण की RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी वो एंटीबॉडी, और सीवियर एनीमिया हो जाएगा, घातक एनीमिया, और जॉन्डिस हो जाएगा बेबी को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो क्या है देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम माता के ब्लड में एंटीबॉडी है ही नहीं,
क्योंकि माता तो आर एच नेगेटिव है, उसमें किसी प्रकार का एंटीजन भी नहीं है और न ही आर एच एंटीबॉडी है। लेकिन बेबी है वो आर एच पॉजिटिव था पहली प्रेगनेंसी के समय, और जैसे ही वो पहली प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी तो उस टाइम प्लेसेंटा को कट करेंगे तो थोड़ा सा ब्लड माता के ब्लड में के साथ मिक्स हो जाएगा। ब्लड मिक्स हो गया, इसका मतलब उस बेबी में आर एच एंटीजन था और वो ब्लड गया, तो माता के ब्लड में जैसे ही गया तो वहाँ एंटीबॉडी बन जाएगी, और जब सेकंड डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो एंटीबॉडी है उस सेकंड फीटस के ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू चली जाएगी, जिससे क्या होगा, उससे फीटस का जो ब्लड है और आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय कर देगी वो एंटीबॉडी, और सीवियर एनीमिया हो जाएगा, घातक एनीमिया, और जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा बेबी को। और दिस कंडीशन क्या कहलाती है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से कैसे बचा जा सकता है? इसका सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है? कि फर्स्ट डिलीवरी जब होगी तो माता के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है माता के ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है। जब पहले बेबी की डिलीवरी हुई उसी टाइम मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी जाती है। ये इसका सॉल्यूशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का। क्या है देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे के जन्म के बाद तुरंत एंटी आरएच एंटीबॉडी माता के ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाए तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स हम जानते हैं आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, धमनी, शिरा और केशिकाएं। 3 प्रकार की होती है ब्लड वेसल्स जो ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं? ब्लड वेसल कितने प्रकार की है? ब्लड जिनमें बहता है वाहिनियों में उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। अपनी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स रहती है, हृदय से, हार्ट से, आर्टरी, वेन, ये सभी पढ़ रहे हैं हम। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लड वेसल्स में फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम अपन आर्टरीज। आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज है उसमें उनके वाल को जैसे देखते हैं तो उसमें 3 लेयर दिखाई देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल में जो पाई जाती है आर्टरी के वॉल में वो होती है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की तरफ इंटरनल वॉल है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। यानी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना जो है आर्टरीज के वॉल में 3 लेयर्स हैं। इसके बाद आर्टरीज जो है वो ब्लड लेके जाती है हार्ट से अदर टिश्यू की तरफ, और वेन है वो अदर टिश्यू से हार्ट की तरफ लाती है ब्लड, और आर्टरी है वो हार्ट से अदर टिश्यू की तरफ, बॉडी के जितने भी ऊतक हैं, टिश्यू हैं, उनमें ब्लड कौन लेके जाता है? हार्ट से वो लेके जाती है आर्टरी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर टिश्यू। और इनमें आर्टरीज में जनरली जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन है उस ब्लड में, CO2 का जो अमाउंट है वो कम है और ऑक्सीजन की मात्रा उस ब्लड में ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है आर्टरी में। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है। आर्टरी में कभी भी इम्प्योर ब्लड नहीं बहता, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी है, यानी फेफड़ों से संबंधित आर्टरी है जो फेफड़ों में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। आर्टरी ऑलवेज नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक अपवाद है। देयर स्मॉलर ब्रांच और कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। आर्टरी की जो छोटी ब्रांच है, छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनको बोलेंगे आर्ट्रियोल्स, और आर्टरीज की ब्रांच को क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोल्स। इसके बाद आर्टरी के वॉल में हमने अभी पढ़ा कि वॉल जो है 3 लेयर्ड वॉल पाई जाती है आर्टरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है आर्टरी में वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर से बनी होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर से। उसके बाद मिडल में जो लेयर पाई जाती है उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। मिडल लेयर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से, यानी लचीलापन पाया जाता है आर्टरी में। इलास्टिक फाइबर की वजह से उसमें क्या है? लचीलापन है। आर्टरी की वाल में क्या पाया जाता है? लचीलापन, क्योंकि उसमें कौन से फाइबर है? इलास्टिक फाइबर है। उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर पाई जाएगी आर्टरी में वो है ट्यूनिका इंटरना।
क्या नाम है? ट्यूनिका इंटरना इनर मोस्ट लेयर। और किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम से बनी होती है। किससे? एंडोथेलियम से। और आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे तो कैपिलरी जो होती है उनमें एक ही लेयर पाई जाती है, वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम की। ये दोनों लेयर है वो किस में एब्सेंट रहती है? वो कैपिलरी में एब्सेंट रहती है। कैपिलरी में केवल एक ही लेयर पाई जाती है। कैपिलरी वेरी थिन ब्लड वेसल्स बिकॉज देयर इज फाउंड ओनली सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम लेयर। आर्टरी है 3 लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद सेकंड जो ब्लड वेसल्स आती है अपनी वो है वेन्स। वेन है, अभी बताया कि वेन है वो ब्लड लेके जाती है टिश्यू से हार्ट की तरफ। दे कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट टुवर्ड हार्ट। दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो है वो फेफड़ों से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है और उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जनरली सभी जो वेन है इसके अलावा और बाकी जो वेन है रेस्ट ऑफ वेन कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शनली पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर स्मॉलर ब्रांच और कॉल्ड वेन्यूल्स। वेन की छोटी ब्रांच, छोटी छोटी शाखाएं वो कहलाएगी वेन्यूल्स। देयर स्मॉलर branches are called venules. Vein are also 3 layer but tunica media is comparatively thin. वेन में भी आर्टरी की तरह 3 वॉल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। बस जो मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया वो कंपैरेटिवली आर्टरी की तुलना में थिन रहती है। तो कौन कौन सी लेयर? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। वेन के बारे में क्या जानते हो आप? वेन ब्लड लेके जाती है कहाँ से कहाँ? वेन ब्लड लेके जाती है टिश्यू से हार्ट की तरफ। टिश्यू से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है वेन। वेन में सामान्यतः डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। वेन में भी आर्टरी की तरह 3 लेयर पाई जाती है। पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया और नेक्स्ट जो है वो ट्यूनिका इंटरना। आर्टरी वेन के बाद थर्ड जो ब्लड वेसल्स है वो अपनी है कैपिलरी। कौन सी है? कैपिलरी। कैपिलरी में हमने अभी पढ़ा था कि नए तो ट्यूनिका एक्सटर्ना रहती है, नए ट्यूनिका मीडिया रहती है। ओनली फाउंड देयर ट्यूनिका इंटरना जो कि सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। इन टिश्यू arteries divide into the thin walled and single layer vessels. They are called capillary. जो आर्टरी है वो किस में जाके ओपन, ये इधर से आर्टरी आ रही और ये अपना टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू, और टिश्यू में आर्टरी ओपन होगी किस में? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर में। और दे आर कैपिलरीज। और ये कैपिलरी आगे वापस ओपन होती है किस में? वेन्यूल्स में या वेन में, सीरा में ओपन होती है। इसका मतलब धमनी जो है वो कैपिलरी में खुलती है और कैपिलरी खुलती है वापस आगे सीरा में। तो कैपिलरी यूनाइट इनटू वेन्यूल्स, यानी कैपिलरी किस में खुलेगी? वेन्यूल्स यानी सीरा में। और आर्ट्रियोल्स यानी धमनी किस में खुलेगी? सिंगल लेयर वेसल्स में, कैपिलरी में खुलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हार्ट। हार्ट सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ पे पाया जाता है। हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच एक स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं मीडियास्टेनम स्पेस। क्या कहते हैं? मीडियास्टेनम स्पेस में अपना हार्ट पाया जाता है। हार्ट इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन, यानी एक्टोडर्मल नहीं है, नहीं एंडोडर्मल है। किसका बना होता है हार्ट? हार्ट इज ए मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है और लोकेटेड इन मीडियास्टेनम स्पेस। ये जो फेफड़े हैं दोनों, इनके बीच में स्पेस है उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम स्पेस, उसमें हार्ट पाया जाता है। हार्ट के चारों तरफ है डबल लेयर कवरिंग पाई जाती है जो हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियल स्पेस, इसका मतलब पेरिकार्डियल स्पेस आ रहा है, इसका मतलब जो पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर होती है पेरिकार्डियम की, आउटर और इनर पेरिकार्डियम। आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस रहता है और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जो क्या करता है?
देखो, द पेरिकार्डियल स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन is filled with pericardial fluid. It reduces the friction between the heart wall and surrounding tissue. ये जो फ्लूइड और मेम्ब्रेन है ये हार्ट को प्रोटेक्टेड करते हैं, किससे? आउटर मोस्ट जो टिश्यू है उससे होने वाले फ्रिक्शन से बचाते हैं। कितनी लेयर हार्ट के ऊपर? 2 लेयर है, आउटर मोस्ट, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। उनके बीच में फ्लूइड कौन सा? पेरिकार्डियम फ्लूइड। हार्ट कहाँ पे पाया जाता है? मीडियास्टिनम स्पेस में। और इसके बाद हार्ट की स्ट्रक्चर में देखते हैं कितने चैम्बर हैं। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर। ऊपर वाले 2 चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया या ओरिकल, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, अलिंद और निल्ले। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? अलिंद, और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं निल्ले। तो हार्ट की स्ट्रक्चर में कितने चैम्बर हो गए? 2 चैम्बर हो गए। ऊपर वालों को बोलते हैं ओरिकल्स या एट्रिया, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल या वेंट्रिया, है ना। तो यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे वाले को निल्ले। ठीक है अभी। और जो निल्ले है ना, नीचे वाले चैम्बर, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, ये रहे सिंपल सा डायग्राम, ये अपना मान लो 4 चैम्बर युक्त हार्ट है, ये रहे 4 चैम्बर। ये ऊपर वाले इनको बोलते हैं अलिंद यानी ओरिकल्स। ये नीचे वाले 2 चैम्बर इनको बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निल्ले। इन निल्ले की जो वाल है ना वो थिक रहती है, किसकी तुलना में? ऊपर वाले अलिंद की तुलना में इन निल्ले की जो वाल है, दीवार है, भित्ति है, वो मोटी रहती है। क्यों? क्योंकि इनको पंप करना है ब्लड को, प्रत्येक बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचना चाहिए, चाहे वो बॉडी पार्ट पास में क्यों ना हार्ट के, चाहे जो अपने पैर का अंगूठा है वो सबसे नीचे की तरफ, वहाँ तक भी ब्लड पहुँचना चाहिए। इसके लिए निल्ले को ब्लड को पंप करना है। पंप करना है तो इसकी वाल है वो मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, है ना। द वाल ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स की वाल, कार्डियक मसल्स यानी हृदय की भित्ति। द वाल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, यानी अलिंद की तुलना में निल्ले की भित्ति है वो मोटी होती है। एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। इन एट्रिया, सेप्टम का मतलब दीवार है, बीच में भित्ति है। ये देखो एट्रिया भी सेपरेटेड रहते हैं, बीच की एक भित्ति है इससे। ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये भी बीच में एक दीवार से, भित्ति से सेपरेट है दोनों। और इन ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल है। तो सभी चैम्बर आपस में सेप्टा से सेपरेटेड रहते हैं। वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ओरिकल आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी इन सभी चैम्बर के बीच क्या पाई जाती है? वाल पाई जाती है, यानी भित्ति या दीवार पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ओरिकल यानी ये अलिंद और निल्ले भी तो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। इनके बीच में भी एक सेप्टा है जिसको क्या कहते हैं? इन बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी अलिंद और निल्ले के बीच में भी एक सेप्टा है। देयर इज ए थिक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम विद एन ओपनिंग। एक ओपनिंग भी है इनमें बीच में। कैसे? देखो ये जैसे सेप्टा है, ये राइट वाले हैं, ये दोनों किधर है? राइट वाले हैं, ये दोनों लेफ्ट वाले। इन दोनों के बीच में एक सेप्टा है और उनके बीच में ओपनिंग बता रहा है, यानी बीच में क्या है? वाल्व भी हैं। क्या पाए जाते हैं बीच में? वाल्व। यानी ये सेप्टा है लेकिन बीच में एक ओपनिंग भी है दोनों सेप्टा के बीच में। इन सेप्टा को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ए ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड में पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दाएं अलिंद और दाएं निल्ले के बीच की ओपनिंग को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। किधर वाले को? दाएं अलिंद और दाएं निल्ले के बीच की ओपनिंग को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाएं अलिंद और बाएं निल्ले के बीच की ओपनिंग को, ये बाएं अलिंद है और ये नीचे वाला बाएं निल्ले,
और इन दोनों के बीच में ओपनिंग है उसको क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। ए बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। किधर, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में तो था ट्राइकस्पिड वाल्व, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में था बाइकस्पिड वाल्व। ध्यान रखें, ट्राइकस्पिड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओपनिंग है दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, वो है ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है उसको कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो वाल्व है बीच में एक जगह है थोड़ी सी ब्लड को नीचे जाने के लिए, ऐसे फ्लैप बार नुमा संरचना है और जिससे ब्लड केवल नीचे की तरफ ही जाता है, ऊपर नहीं जाता ब्लड, वापस बैकवर्ड फ्लो नहीं होता इन ओपनिंग में, केवल ब्लड नीचे ही जा सकता है। यानी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ऊपर से नीचे की तरफ ही ब्लड जा सकता है, वापस इन्वर्टेड डायरेक्शन में उल्टा विपरीत ब्लड का फ्लो नहीं हो सकता। इट मीन्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स यानी आलिंद से नीले की तरफ ही ब्लड जा सकता है ओनली वन डायरेक्शन में। कहाँ से, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व से। ओके, राइट वेंट्रिकल्स हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू ओटा। ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये रहा, इससे ब्लड कहाँ जाएगा, इससे ब्लड जाएगा लंग्स में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से ब्लड जाएगा तो यहाँ एक ओपनिंग भी होगी ना, अरे इस पाइप में से ब्लड जाना है तो पाइप यहाँ से खुला तो होना चाहिए, ओपनिंग तो है ही यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में से भी ब्लड जाएगा, वो बॉडी ऑर्गन को जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा इधर नीचे बॉडी ऑर्गन की तरफ, तो यहाँ पे ओपनिंग तो होगी, वो ओपनिंग होगी ओटा। इसका नाम है सिस्टेमिक ओटा, महाधमनी नाम है इसका, सिस्टेमिक ओटा बोलते हैं। इसमें भी यहाँ ओपनिंग होगी, और ये ओपनिंग कौन से चैम्बर में होगी, ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ एन ओपनिंग टू ओटा एंड राइट वेंट्रिकल हैज़ एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी। इस वाहिनी का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी ओपनिंग है। तो ओपनिंग है सेमी ल्यूनर वाल्व, दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। इन ओपनिंग में वाल्व पाया जाता है, उसका क्या नाम है, सेमी ल्यूनर वाल्व। अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, कौन से कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। सेमी ल्यूनर वाल्व कौन सी ब्लड वेसल्स में, सिस्टेमिक ओटा और पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है भाई। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी आवेग संचरण कैसे होता है हार्ट में, आवेग संचरण कंडक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहता है, देखो, इट इंक्लूड्स नोडल टिश्यू, बंडल्स एंड फाइबर्स। ये सभी जो है कंडक्टिंग सिस्टम में काम में आएंगे। देखो कैसे, नोडल टिश्यू जो है स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर्स प्रेजेंट इन हार्ट वॉल। नोडल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड का मतलब साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और ये एसए नोड है वो हार्ट के जो ऊपर वाला होता है उनको आलिंद बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और इस एट्रियम में, ये राइट वाला एट्रियम है, राइट वाले एट्रियम में राइट साइड में अपर कॉर्नर में ऊपर वाले कोने में ये राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम में भी ये इसका राइट एट्रियम का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, इस राइट एट्रियम में राइट साइड में अपर कॉर्नर में एक बंडल पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एस ए नोड, जिसका मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पाया जाता है, इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। उसके बाद सेकंड जो है वो है एवी नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये चार चैम्बर अपने, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। और ये एवी नोड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राइट वेंट्रिकुलर। ये जो राइट वेंट्रिकुलर है, राइट है ना, दायां नहीं ले, ये राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? दायां आलिंद यानी राइट ओरिकल। राइट ओरिकल में लोअर, ये इसका लेफ्ट साइड है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में नोड है, उसको बोलते हैं क्या? एवी नोड। यहाँ पे क्या है? एवी नोड। देखो ये तो अपने हो गए 4 चैम्बर, और इसको क्या कहते हैं? राइट ओरिकल। और इसको क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। इस राइट ओरिकल में यहाँ राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है SA नोड, और लेफ्ट लोअर कॉर्नर में पाया जाता है AV नोड। क्या पाया जाता है? AV नोड। लोकेशन पता चल गई SA नोड और AV नोड की। SA नोड कहाँ पाया जाता है? राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रिया में, और AV नोड राइट एट्रिया में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है अभी इसके बाद फ्रॉम AV नोड ए बंडल ऑफ फाइबर्स। AV नोड कहाँ पाया जाता है? राइट एट्रिया में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में AV नोड पाया जाता है। और AV नोड से एक रेशों का बंडल है ना, एक गुच्छा निकलता है। कहाँ से? AV नोड से। ए बंडल ऑफ फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल passes through atrioventricular septa and divided into a right and left branch। क्या क्या बोल रहा है? देखो ये अपना 4 चैम्बर, क्या है ये? 4 चैम्बर है ये रे। और 4 चैम्बर में यहाँ पे पाया जाता है क्या? AV नोड। AV नोड से क्या निकलता है? बंडल ऑफ फाइबर्स निकलते हैं यहाँ से। बंडल ऑफ फाइबर्स निकले यहाँ से। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल में ऐसे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद राइट और लेफ्ट ब्रांच में निकलेंगे, और नीचे की तरफ ये वाल जो है ये इंट्रा वेंट्रिकुलर वाल में ऐसे जाते हैं नीचे की तरफ, और आगे जाके फिर और डिवाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। पढ़े आगे देखो क्या बोल रहा है। देखो फ्रॉम द AV नोड ए बंडल ऑफ फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल passes through atrioventricular septa and divided into right, ये राइट और ये लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो गया। ईच ब्रांच पास होती है कहाँ से? वेंट्रिकुलर वाल्व से। ये रही वेंट्रिकुलर वाल्व, इंटर वेंट्रिकुलर वाल्व है, वेंट्रिकुलर वाल्व से ये पास हो रहे हैं। फिर आगे जाके और डिवाइड होंगे कहाँ पे? इन द वेंट्रिकुलर वाल्व इट ब्रेकअप, यानी टूटते हैं, इनटू माइन्यूट फाइबर, यानी पतले पतले धागे नुमा संरचना में आगे टूटते हैं, जिनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। दीज फाइबर अलोंग विद द बंडल्स आर नोन एज बंडल ऑफ हिज, यानी ये पतले पतले धागे नुमा संरचनाओं का गुच्छा सा है, और उस गुच्छे को बंडल को बोलते हैं परकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिंज। ये परकिंजे फाइबर आगे जाके ग्रुप बना लेंगे ऐसे गुच्छे नुमा संरचना, जिनको क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिंज। यानी AV नोड से आगे ब्रांच निकलती है, जिनको लेफ्ट और राइट ब्रांच बोलेंगे। ये ब्रांच आगे जाके माइन्यूट संरचना में डिवाइड होती है, जिनको बोलेंगे परकिंजे फाइबर। फिर आगे जाके परकिंजे फाइबर है, ये गुच्छा बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं, जिनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिंज। ठीक है भाई। इसके बाद कंडक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे AV नोड और SA नोड है, वो आवेग संचरण कैसे होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी ये खुद ही, इनमें तंत्रिका तंत्र की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल है, यानी आवेग को उत्पन्न करते हैं ये खुद ही, है ना। और SA नोड है वो इनिशिएट करता है, और जो एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले जो जनरेट करता है पोटेंशियल को, उसका मान होता है 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है SA नोड, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। SA नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और AV नोड को बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं? पेस सेटर। और पेस मेकर किसको बोलते हैं? AV नोड को। क्यों बोलते हैं?
और कितना एक्शन पोटेंशियल होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल क्यों होते हैं, ये सभी चीज़ें अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और जय हिंद जय भारत।